जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम वास्तविक संख्या का वीवीआई ऑब्जेक्टिव करेंगे। ये हमारा वीवीआई ऑब्जेक्टिव का दूसरा क्लास है। इससे पहले हम एक क्लास और किए थे जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 से आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर आज 8 से सॉल्व करेंगे। यदि आप वो पार्ट नहीं देखें तो जाके पहले वो पार्ट देख लीजिएगा, ताकि आपको इस चैप्टर से जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। आज है हमारा सिद्ध करने वाला क्वेश्चन। इस चैप्टर से हम आपको पहले बताएं, सभी 2 अंक वाले प्रश्न आते हैं, इससे 5 अंक वाले प्रश्न नहीं आते हैं। इससे 5 अंक वाले प्रश्न नहीं आएंगे। तो 2 अंक वाले प्रश्न को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, ज़्यादा लंबा हमें नहीं करना है। जैसे ये इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे लंबा करके बनाते हैं, वैसा नहीं, ज़्यादा हमें नहीं करना है। तो यहाँ पर दिया सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 की जगह पर आपको √2 दे दे, √5 दे दे, √7 दे दे, रूट यहाँ पर 9 दे दे, या √11 दे दे, √12 दे दे, चाहे कुछ भी दे दे, सेम प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर क्या हमें कहा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना है। तो इसका जस्ट उल्टा मानेंगे। यहाँ पर माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। इसका क्या करना है, इसका हमें उल्टा मानना है। √2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जो होता है वो किसके फॉर्म में होता है, वो होता है हमारा p/q के रूप में। p/q के रूप में आप a/b भी ले सकते हैं। जहां लिखेंगे, जहां p तथा q एक अभाज्य गुणनखंड है, एक सह अभाज्य गुणनखंड लिखिएगा। सह अभाज्य गुणनखंड, सह अभाज्य गुणनखंड कहने का ये अर्थ हो गया, ये हमारा अर्थ हो गया कि इसका एक और अपने आप के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होना चाहिए, सहअभाज्य गुणनखंड है। तथा q नॉट इक्वल टू 0 कर दीजिएगा। बस इतना करना। सहअभाज्य मतलब समझ गए, इसका एक और अपने आप के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इसका मसा हमेशा 1 होना चाहिए। मसा क्या होगा, हमेशा 1 होगा। तो अब हम कर देंगे दोनों तरफ वर्ग। दोनों तरफ क्या कर देना है, वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करने पर, दोनों तरफ कर देते हैं वर्ग करने पर। दोनों तरफ जब हम वर्ग करते हैं, √3 का वर्ग और यहाँ पर py/q का वर्ग, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें यह प्राप्त होता है। यहाँ पर स्क्वायर से रूट कटता है, 3 प्राप्त होता है। यहाँ बचता है p का स्क्वायर, यहाँ बचता है q का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ बचेगा 3q का स्क्वायर बराबर हो जाएगा p का स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, जस्ट इसके नीचे आपको लिखना, हम इधर लिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जो हमारा p का स्क्वायर है 3 से विभाजित है। p का जो स्क्वायर है 3 से क्या है, विभाजित है। जो p का स्क्वायर है वो 3 से विभाजित होता है, विभाजित होता है। क्या करना, विभाजित होता है। जो p का स्क्वायर है 3 से विभाजित होता है। तो एक नियम है, यदि किसी संख्या का स्क्वायर, मान लीजिए कि यहाँ पर 4 का स्क्वायर है, यदि वो 2 से कट रहा है तो 4 भी 2 से कटेगा ही कटेगा। मतलब किसी संख्या का स्क्वायर यदि किसी संख्या से कट रहा है तो वह संख्या भी उससे कटेगा। जैसे मान लीजिए 16 का स्क्वायर, यदि मान लेते हैं कि 9 से कट रहा है, इसे कट नहीं रहा लेकिन हम मान लेते हैं कि 9 से कटेगा, तो 16 भी 9 से कटना चाहिए, 16 भी 9 से कटेगा। कहने का अर्थ ये हुआ। उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए यदि p का स्क्वायर 3 से विभाजित होता तब p भी, यहाँ पर p भी क्या, p जो है वो भी 3 से विभाजित होगा। इस नियम को याद रखना, विभाजित होगा। बस आगे हम क्या करेंगे, इस p को मानना। जो भी आप इधर रखिएगा उसको हमें मानना है, उसे हमें क्या करना है, मानना है। इधर q को नहीं मानना है। जब भी जो अकेला रहे, जिसके साथ 3 या 2 नहीं रहा, जो अकेला रहे, a मानिएगा a/b, तो यहाँ पर b अकेला रहेगा। चाहे जो भी मानेंगे, जो अकेला रहेगा उसको हमको कुछ मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, तो हमें यह मानना पड़ेगा, यहाँ पर
माना कि P बराबर 3C। आप M भी मान सकते हैं, चलिए M ही मान लेते हैं। अब समझते कि 3M क्यों माने, तो √3 है इसलिए √3 इसलिए 3M, यदि √5 रहता तो 5M मानते। माना कि P बराबर √3, जहाँ M है, M कोई पूर्णांक है, M का क्या है, M कोई पूर्णांक है, ये हमें मान लेना हो, M कोई क्या है, पूर्णांक है। तो अब हम P की वैल्यू, P बराबर 3M, इसको हम किस में रखेंगे, इस वाले समीकरण में, 3Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 3Q का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, P की जगह पर रखेंगे 3M का होल स्क्वायर। 3Q का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 तिहाई 9 M का स्क्वायर। काटेंगे 3 तिहाई 9 हो जाएगा, यहाँ बचेगा Q का स्क्वायर 3M का स्क्वायर। सेम उसमें हमारा P का स्क्वायर अकेला था, यहाँ पर Q का स्क्वायर अकेला है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, Q का स्क्वायर 3 से विभाजित होता है, विभाजित होता है। Q भी 3 से क्या होगा, विभाजित होगा, Q भी 3 से विभाजित होगा। ये चीजें आपको लिखनी है, विभाजित होगा। तो यहाँ नीचे लिखना है, यहाँ P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ मतलब होता है जो दोनों का हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है। यह दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है। लेकिन हमारा मानना ना कि P तथा Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, या गुणनखंड नहीं है, जो कि क्या है, गलत है, जो कि गलत है। पैराग्राफ चेंज करके आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ क्या होगा, यहाँ विरोध उत्पन्न होता है, विरोध उत्पन्न होता है। कैसे विरोध उत्पन्न होगा, क्योंकि हम माने थे कि P तथा Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन जब इसको हम सॉल्व किए तो हमें मिला 3 एक इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो यहाँ विरोध उत्पन्न होगा। आपको नीचे लिख देना होगा, अतः √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। बस इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चे इसको बड़ा करते हैं, नीचे वाले बहुत बड़ा लिखते हैं कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारा P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, लेकिन हमारा मानना कि P तथा Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ऐसा वगैरह ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 मार्क्स का है, तो हमें 2 मार्क्स की बेसिस पर ही हमें लिखना है, आपको ज़्यादा नहीं लिखना। यदि यही क्वेश्चन 5 अंक में आ जाए तो थोड़ा सा लंबा, नीचे वाले लंबा, या स्टेप को बढ़ा सकते हैं, और स्टेप को आप बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ लिखे हैं सहभाज्य संख्या, आप इसकी जगह पर लिख सकते हैं P तथा Q का कोई एक के अलावा कोई तीसरा गुणनखंड नहीं है, या चाहे दूसरा गुणनखंड नहीं है, तो आप उसको लंबा खींच सकते हैं। वैसा 2 अंक का पूछे तो ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करे कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या। इसको बनाने का तरीका उससे बिल्कुल अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना कि 5 प्लस 5 माइनस है या प्लस रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। √3 क्या है, एक परिमेय संख्या, उल्टा मान लेते, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या जो होता है वो P बटा Q के रूप में होता है। तो चलिए हम A बटा B इस बार मान लेते हैं, जहां वो चीजें आपको नहीं लिखनी है इसमें, जहां B नॉट इक्वल टू 0, बस इतना ही लिखना है, B नॉट इक्वल टू 0 लिखना है। यहाँ लिखेंगे 5, इधर क्या है हमारा
ऐसा करते हैं, ये 3 माइनस से उधर ले जाते हैं प्लस में, तो यहाँ बचेगा 5, ये प्लस इधर ले आते हैं माइनस, 5a/b बराबर हो जाएगा √3। इसको जब हम भिन्न के घटाव करेंगे तो ये आएगा 5b माइनस ए, 5b - a बराबर हो जाएगा √3। अब यहाँ पर देखिए चूंकि, यहाँ पर लिखिएगा चूंकि 5b - a/b एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या क्यों परमेय संख्या? क्योंकि यह p/q के फॉर्म में है, परमेय संख्या है। लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। हम आगे लिखते हैं, अपरिमेय संख्या है। यहाँ क्या है? यहाँ परिमेय संख्या बराबर है अपरिमेय संख्या का। अपरिमेय संख्या का क्वेश्चन में यहाँ से क्या पता चल रहा है? यहाँ ठीक, यहाँ पर देखिए क्या पता चल रहा है, ये परिमेय है, ये बराबर है अपरिमेय का, नहीं दोनों बराबर है। नीचे लिखिएगा लेकिन परिमेय कभी भी बराबर नहीं होगा अपरिमेय के, कभी भी बराबर परिमेय के, दोनों आपस में बराबर कभी नहीं होंगे। इसी में आपको लिखना होगा, यहाँ क्या होगा? यहाँ विरोध उत्पन्न होता है। क्या होगा? विरोध उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। अतः 3 माइनस रूट क्या था? 3 माइनस नहीं 5 माइनस √3 था, तो वही लिखते हैं। चलिए, क्या हमारा हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना लिखना है, ज़्यादा आपको लंबा लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। संख्या है, इतना में आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। आप नीचे का लैंग्वेज अपने अनुसार लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बनाने का प्रोसेस सबका सेम ही होता है। चलिए, ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन, इस पे रेकरिंग लगा हुआ है। वीवीआई क्वेश्चन है, इसको हम कैसे बनाना है, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अंत में एक और मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि 2026 में आया था। वो कभी नहीं पूछा, पहली बार आया था वो क्वेश्चन 2026 में, तो उसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको सॉल्व करने का देखिए 2 तरीका। ऑब्जेक्टिव का तरीका हम अलग बताए थे, लेकिन सब्जेक्टिव का तरीका आपको अलग बनाना है। दोनों का क्या बनाना है? दोनों का तरीका अलग अलग है। यहाँ पर क्या करना होगा? माना कि x बराबर, मान लीजिए जो भी रहेगा उसको मान लीजिए, जो भी रहेगा उसको मान लेना है, जो भी रहेगा उसको x के बराबर यहाँ पर हमें क्या करना है? x के बराबर हमें मानना है। जो भी संख्या दिया रहेगा उसको हमको x के बराबर मान लेना है। उसके बाद आपको लेनी है, आपको दूसरी संख्या। क्या लेनी है? यहाँ पर लेनी है आपको दूसरी संख्या। हालांकि जब सब्जेक्टिव बताए थे तो उसका तरीका अलग था। यहाँ पर रेकरिंग का मतलब होता है एक ही चीज रिपीट हो रहा है। एक ही चीज क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। दोनों तरफ क्या करना है? दोनों तरफ 100 से गुना कर देना। आप सोचते होंगे कि 100 से गुना क्यों? क्योंकि देखिए, दशमलव के बाद कितना संख्या पर रेकरिंग है? 2 संख्या, तो 100 से। यदि एक संख्या रहेगा तो 10 से। आया समझ? दशमलव के बाद कितनी संख्या है? एक संख्या रहेगा तो 10 से, 2 संख्या रहेगा तो 100 से, 3 संख्या रहेगा तो 1000 से, 3 संख्या रहेगा तो 1000 से। दोनों लिखेगा, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ 100 से हम गुना करते हैं। इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लेना है। समीकरण क्या मान लेना है? इसको समीकरण 1 मान लीजिए।
जब दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 100x बराबर, इसको जब हम 100 से गुना करेंगे तो ये 2 अंक आगे आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12 दशमलव, फिर 12 12 12, वो आगे रिपीट होता जाएगा, आगे रिपीट होता जाएगा। अब ये हमारा आ गया दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण, अब समीकरण 2 को घटा दीजिए 1 से, 2 को क्या करना, घटा दीजिए 1 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 100x बराबर हो जाएगा 12.12 12 12 डॉट डॉट डॉट, नीचे क्या लिखेंगे, x बराबर कर देंगे 0.12 12 12 डॉट डॉट डॉट, घटा देंगे तो चिन्ह बदलेगा, घटा देंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदलेगा, तो ये प्लस था तो इसको माइनस, प्लस है तो माइनस। अब ध्यान से देखिएगा, तो 100 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 100 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 99x बचेगा, तो 99x हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा केवल 12, यहाँ पर क्या बचेगा, केवल यहाँ पर बचेगा 12। अब सोचे होंगे कि सर 12 कैसे बचेगा, तो देखिए दशमलव के बाद दोनों का 12 12 रिपीट हो रहा, तो मतलब ये से ये कैंसिल हो जाएगा, 12 में 0 जाएगा तो बचेगा 12, और यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे 12/99, यही हमारा p/q के रूप में बदल गया। यही हमारा फाइनल आंसर है, यही हमारा फाइनल आंसर है। ये आपको तरीका कब अपनानी है, जब ये सब्जेक्टिव में हो, जब ये सब्जेक्टिव में हो तब। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ये सब्जेक्टिव में हो तब ये तरीका अपनाइएगा, ऑब्जेक्टिव का तरीका हम आपको पहले से ही बता चुके हैं, ऑब्जेक्टिव की तरीका हम पहले से ही आपको बता चुके हैं। क्लियर, चलिए आपको इसी तरह से बना लेनी होगी। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन केवल 2026 में आया है, इससे पहले ये क्वेश्चन कभी नहीं आया था, ये केवल क्वेश्चन 2026 में आया, इससे पहले ये क्वेश्चन कभी नहीं आया था। देखिए क्या कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 245 और 1035 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या बच रहा, 5 बच रहा है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, दोनों संख्या से 5 घटा के मसा निकालने होगा। यदि बड़ी संख्या पूछा है तब हम मसा निकाल देंगे, छोटी संख्या पूछता तो क्या करता, हम यहाँ पर लसा निकाल देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, हल देके दोनों संख्या से 5 घटाने पर लिख देंगे, दोनों संख्या से 5 घटाने पर दोनों संख्या से 5 घटाएंगे 245, क्योंकि 5 बच रहा है तो घटा देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 240, और यहाँ पर 1037 में से 5 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1032। अब यहाँ पर लिखेंगे संख्या 1032 तथा 240 का मसा, 240 का मसा क्या लिखना है, मसा चाहे तो HCF लिख सकते हैं, मसा बराबर दोनों का मसा निकाल लीजिए। आप चाहे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम भाग विधि, आपको क्वेश्चन में ही आपको मसा निकालते हुए दिखा देना है। 240, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर लिखिएगा तो हो सके नंबर कट जाए। तो देखिए इधर तो एडजस्ट नहीं होगा, तो हम इधर करते हैं 240 अपॉन में हो जाएगा 1032। कितने बार में लगा सकते हैं, तो हम लगा सकते हैं 24 दूना 72, 24 तिया 72, 24 चौक 24 पचे 20 से 4 बार में लगा सकते हैं। देखते 4 बार में लगा के यहाँ पर हो जाएगा 0, 4 चौका 16, 6 में 1, 2 दूनी 4 1 5। ये तो बहुत पीछे है, और भी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, 1 मिनट गुना करना में शायद गलती होगा। 4 चौका 16, 6 में 1, 4 दूनी 8 1 9, इससे आगे नहीं जाएगा। 2 लगा दीजिए, 13 में 6 जाएगा तो बचेगा 7, ये हमारा कट जाएगा। 72 आया 240। कितने बार में लगाते हैं, 7 दूनी 14, 7 21, 3 बार में लगाते हैं, 3 दूनी हो जाएगा 6, 7 21, यहाँ क्या हो जाएगा 0, 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 3, आई हो जाएगा खत्म। 72 तो 36 दूना 72 क्या आया, 36 आया, तो बराबर लिखेंगे 36, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा, नीचे लिख दीजिएगा अतः वह सबसे बड़ी संख्या
बड़ी संख्या कितना है? बड़ी संख्या 36 है। इतना लिख के आंसर कर दीजिएगा, आपको 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन केवल अभी तक 2026 में आया था, इससे पहले ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कुछ नया क्वेश्चन को भी ट्राई कर लीजिए। हालांकि ये क्वेश्चन 6-7 क्लास का है, ये 10th का सिलेबस में है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं है। आप चाहे RD शर्मा निकाल लीजिए, RS अग्रवाल निकाल लीजिए, कोई भी बुक्स निकाल लीजिए, ये क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे 10th क्लास के सिलेबस में। ये 6 क्लास का क्वेश्चन है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सरल करें। इसको हमें सरल करना। क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है हमारा 2√27 प्लस में 3√12 अपॉन में 4√3। ये भी क्वेश्चन क्लास 9th का, ये क्लास 10th में कहीं पर भी आपको देखने को ना मिलेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? 2 को सही रहने देते हैं। 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 27 को हम लिख सकते हैं √9 गुना 3 प्लस 3 को सही रहने देते हैं। 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 3। क्लियर? बटा में 4/3, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसको 9 का वर्गमूल निकाल देंगे तो यहाँ पर 2 रहने देते हैं, यहाँ पर 3√3 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 2√3। 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 और नीचे तो वैसा ही रहेगा। अब देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 दूनी 6, 6√3 इधर भी आया, 6√3 इधर भी आया, अपॉन में हो जाएगा 4√3। 6√3 जुट के हो जाएगा 12√3, क्योंकि दोनों सेम है तो जोड़ सकते हैं। 4√3 यहाँ क्या होगा? √3 से √3 काटेंगे, √3 से √3 काटेंगे, 4 तिया की 12, फाइनल आंसर 3 आया। फाइनल आंसर 3 आया। 3 लिख के आंसर। क्लियर? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको समझ में नहीं आया होगा। क्या किए? इस √27 को हम तोड़े, 9 तिया 27 में 12 को लिखे 4 तिया 12। अब 3 का वर्गमूल, यहाँ पर 9 का वर्गमूल निकालने 3 और 4 का वर्गमूल निकालने 2। ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 6√3 इधर भी, 6√3 इधर भी, 6√3 जुट के आ गया 12√3। 4 तिया 12 काटे, √3 से √3 के, फाइनल आंसर √3 आ गया, रूट नहीं। देखिए सेम क्वेश्चन इसको भी बनाना है आपको, सेम क्वेश्चन बना लेना है आपको। 6√3 है तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम डायरेक्ट आपको बताते हैं। 6 + √2 बराबर हो जाएगा P/Q। √2 इधर ही ना दीजिए, P/Q माइनस कर दीजिए 6। √2 बराबर हो जाएगा 6 P - 6Q अपॉन में हो जाएगा Q। ये क्या है? परिमेय, ये है अपर में, दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। वही लैंग्वेज का प्रयोग करना जो इसमें किए थे। कहाँ गया? ये इसमें किए थे, इसमें माइनस था, उसमें प्लस है, बाकी कोई अंतर नहीं है। बाकी कोई सेम चीज करना है। ये है एक परमेय संख्या, लेकिन √3 क्या है? एक अपरमेय संख्या है, लेकिन परमेय, यहाँ परमेय संख्या अपरमेय संख्या बराबर है, लेकिन परमेय संख्या अपरमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे, यहाँ विरोध उत्पन्न होगा। अतः लास्ट में लिख दीजिएगा 6 + √3, √2 क्या है? एक अपरमेय संख्या है। बस इतना कर देना है, आपको बन जाएगा। ये क्वेश्चन 2026 का है, इसीलिए हम आपको लास्ट में अटैच कर दिए थे। ये क्वेश्चन 2026 का। 2 क्वेश्चन आपको नया देखने को मिलेंगे, ये क्वेश्चन बैंक में आपको नहीं था। तो बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम अगले सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगले चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। यहाँ केवल ऑब्जेक्टिव नहीं, पार्ट से लेकर सारा चीज का कवर कराया जाता है। तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।